दिस इज़ मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमने प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की थी सीडीपी की, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले हम 7 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं और साथ में ही हम थ्योरी भी कवर कर रहे हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को। फर्स्ट क्वेश्चन है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? ऑप्शन है डिस्प्रैक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया या फिर डिस्फेसिया। तो जो गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता है वो कहलाती है डिस्प्रैक्सिया। तो फर्स्ट का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट। डिस्प्रैक्सिया क्या है? डिस्प्रैक्सिया एक मोटर स्किल्स यानी कि गतिक कौशल से संबंधित रोग है। इसमें बच्चा हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता। एक एग्जाम्पल से हम इसको देख सकते हैं कि जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो उसे हाथों से और आँखों का दोनों का प्रयोग करना होता है। तो बच्चा इस तरह से, जो बच्चा डिस्प्रैक्सिया से ग्रस्त होगा वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा, तो उसे साइकिल जैसी चीज़ें सीखने में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि साइकिल चलाने के लिए हाथ से हैंडल को पकड़ना पड़ता है और फिर पैर से उसे चलाना पड़ता है। इस तरह से उसे प्रॉब्लम होती है हैंड आई कोऑर्डिनेशन कर पाने में, और जैसे कार सीखने में, बाइक सीखने में इस तरह की प्रॉब्लम उसे आ सकती है। तो फर्स्ट का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता। ऑप्शन है एक स्थिर अवस्था है, सेकेंड है एक चर अवस्था है, थर्ड है जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे, और फोर्थ है समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। तो जो अधिगम निर्योग्यता है इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि एक चर अवस्था है। अधिगम निर्योग्यता चर को बोलते हैं इंग्लिश में वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसमें चेंज लाया जा सके। तो जो अधिगम निर्योग्यता है, ऐसा नहीं कह सकते हम कि ये कम्प्लीटली ठीक हो जाएगी, लेकिन हम समय के साथ और कुछ प्रैक्टिस कराकर इसमें बदलाव कर सकते हैं। कुछ हद तक इस चीज़ को सुधारा जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड। थर्ड क्वेश्चन है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। ऑप्शन है समस्या की पहचान, सेकंड है समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, थर्ड है संभावित युक्तियों को खोजना, और फोर्थ है परिणामों की आशा करना। तो इसमें से एक को छोड़कर सभी समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। एक बताना है कि वो कौन सा नहीं है। फर्स्ट है कि समस्या की पहचान करना, ये भी है। सेकंड है समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, ये भी है, ताकि हम उसका समाधान ढूंढ सके अलग अलग हिस्सों में उसे डिवाइड करके। थर्ड है संभावित युक्तियों को खोजना, ये भी है, क्योंकि समस्या को छोटे हिस्सों में बांटकर फिर उसका संभावित युक्तियां लगाना ताकि उसका समाधान हो सके। फोर्थ है परिणामों की आशा करना, ये नहीं है समस्या समाधान की प्रक्रिया कि हम परिणामों की आशा करें कि क्या परिणाम आएंगे। तो थर्ड का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर्थ, परिणामों की आशा करना। फोर्थ क्वेश्चन है, एक शिक्षक को ऑप्शन से शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। सेकंड है शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। थर्ड है जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। और फोर्थ है व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। तो इसमें बताना है कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए इन ऑप्शंस में से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि जब शिक्षार्थी अपने विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे होते हैं उन्हें उसी टाइम ठीक नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई बच्चा क्लास में खड़ा होकर अगर टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है, उसे अपने विचारों में बता रहा है, अगर वो बच्चा गलत भी बता रहा है, टीचर अगर उसे एकदम करेक्ट करेगा तो बच्चे में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा और बच्चा फिर आगे उसका आंसर नहीं देगा क्लास में। तो शिक्षक को चाहिए कि वो उसे तुरंत ठीक ना करे, हालांकि बाद में उसे शिक्षक को उसे ठीक करना चाहिए, लेकिन तुरंत नहीं। तो फोर्थ का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा परीक्षा में ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है
तथा परीक्षा प्रारंभ होती है वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं और उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है आपके ऑप्शन से शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। सेकंड है शायद वह इस परीक्षा के परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचती है। थर्ड है निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर हो। फोर्थ है शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। तो इसमें राइट ऑप्शन आपको बताना है कि जो सीमा है वो अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए इच्छुक है, लेकिन जब वो परीक्षा भवन में दाखिल होती है और परीक्षा प्रारंभ होती है उस टाइम वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, उसकी हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वे जो उत्तर है वो अच्छे तरीके से नहीं लिख पाती। इसका कारण क्या हो सकता है? तो जो ये चीज़ें हैं ये जुड़ी हुई है संवेगात्मक रूप से सीमा से, उसके संवेगों से जुड़ी हुई चीज़ है ये। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर्थ की शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। इन सभी चीज़ों को हम तब पढ़ेंगे जब हम संवेगात्मक विकास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिफ्थ का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन से पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना या फिर वर्णन करना। तो संज्ञानात्मक क्रिया बतानी है कि सूचना के विश्लेषण में कौन सी संज्ञानात्मक जो क्रिया है वो यूज होती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड यानी कि अंतर करना। 7वां क्वेश्चन है राजेश अति लोलुप पाठक है, वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय जाता है और विभिन्न प्रकरणों पर पुस्तक पढ़ता है। इतना ही नहीं राजेश भोजन अवकाश में अपना परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। तो ऑप्शन है आपके तथ्य आधारित शिक्षार्थी, सेकंड है शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, थर्ड है आकलन आधारित शिक्षार्थी और फोर्थ है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। तो जो राजेश है वो उसे पढ़ना बहुत पसंद है। वो अपनी कोर्स की जो बुक्स हैं उनसे अलग भी लाइब्रेरी जाकर अलग अलग तरह की पुस्तकें पढ़ता है और जब भोजन अवकाश होता है तो वो अपना परियोजना कार्य पूरा करता है। उसमें वो पढ़ने का बहुत शौकीन है। तो उसमें आपको बताना है और वास्तव में सीखने का आनंद लेता नज़र भी आता है। वो इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन के लिए राइट होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ की वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खोज करने की अनुमति दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा डैश की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। आपके ऑप्शंस है अपनी उपेक्षा को कम करने, सेकंड है कक्षा के साथ संबद्ध होने, थर्ड है कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में और फोर्थ है अपनी शक्ति का उपयोग करने में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए वे ऐसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है। ऑप्शन से शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, सेकंड है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, थर्ड है शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं और फोर्थ है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। तो जो मानव बुद्धि और विकास की समझ है वो शिक्षक को किस योग्य बनाती है ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड यानी कि विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है मानव बुद्धि एवं विकास की समझ। तो 9th का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन से विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं, सेकंड है शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, थर्ड है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है और फोर्थ है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है।
तो इनमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य है ये बताना है। फर्स्ट है विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहता है। ये तो गलत है, क्योंकि प्रभावित करता है विकास को भी और सीखने को भी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। सेकंड है शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही निश्चित तरीका होगा जिससे शिक्षार्थी सीख सकते हैं, शिक्षार्थी अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। थर्ड है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। ये पॉइंट आपका सही है। और फोर्थ देख लेते हैं कि शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। गलत है ये क्वेश्चन आपका, क्योंकि इससे तो संज्ञानात्मक विकास बच्चे का होता है। बच्चे जब शिक्षक क्वेश्चन करता है तो बच्चे उसके अलग अलग रूप से बच्चे उसके आंसर करते हैं। इससे बच्चों में सृजनात्मकता का भी विकास होता है और बच्चे प्रश्नों के उत्तर देने में भी सक्षम होते हैं कि बच्चे किस, और शिक्षक को पता चलता है बच्चे किस रूप में सीख रहे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। ये इसमें सही है, बाकी के तीनों इसमें पॉइंट गलत दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन से समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। सेकंड है आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। थर्ड है सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। फोर्थ है आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। तो इनमें से आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा सही है ये बताना है। फर्स्ट में दिया है समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। इसमें बताया गया है कि जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है वो उनका जो योगदान है वो योगात्मक नहीं होता। ये सही है, क्योंकि उनका योगदान गुणात्मक होता है। सेकंड है आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। ये गलत है, क्योंकि बच्चे पर आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है और एक साथ ये परिचालित होते हैं। थर्ड है सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। ये गलत है, क्योंकि हम नहीं बता सकते कि सहज रुझान और वास्तविक विकास के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का ही उन पर इफेक्ट पड़ता है, अलग अलग उन पर इफेक्ट नहीं पड़ता। फोर्थ है आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। ये भी गलत है। ऐसा नहीं है कि 50-50% उनका योगदान होगा, एक का कम और एक का ज़्यादा भी हो सकता है। हम ये मेजर नहीं कर सकते कि 50-50% उनका योगदान है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिकरण है। ऑप्शन है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। सेकंड है समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। थर्ड है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन और फोर्थ है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। तो सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन बताना है। सोशलाइजेशन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करना है सामाजिकरण। 3 क्वेश्चन है। एक पीटी शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। जो पीटी शिक्षक है वो क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है, यानी कि उनकी फील्डिंग को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? ऑप्शन से शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। सेकंड है बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। थर्ड है क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थियों का अवलोकन और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे। फोर्थ है शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। तो एक जो टीचर है वो शिक्षार्थियों की फील्डिंग को सुधारना चाहता है क्रिकेट में, तो सबसे अच्छा मेथड, सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर्थ, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। क्योंकि जब शिक्षार्थी अपने आप खुद से फील्डिंग करेंगे तभी तो वो इस चीज़ को ज़्यादा सीखेंगे।
लेक्चर देने से कुछ नहीं होगा। कि फर्स्ट है शिक्षार्थियों को यह बताना कि फील्डिंग सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, तो लेक्चर ही हो गया एक प्रकार का। सेकंड है बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, ये भी ज़्यादा सही नहीं है। सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन फोर्थ, यानी कि शिक्षार्थियों को फील्डिंग का अधिक से अधिक अभ्यास करवाना, तभी तो बच्चे सीख पाएंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूह में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है आपको। ऑप्शन है आत्मसात करेंगे, सेकंड है निर्माण, थर्ड है संक्रियाकरण और फोर्थ है तर्क संगत। जो शिक्षिका है वो अपने शिक्षार्थियों की मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके, इसीलिए वो समूह में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को क्या करेंगे आपको ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि वे विभिन्न दृष्टिकोण को आत्मसात करेंगे। 14 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, आत्मसात। 15th क्वेश्चन है सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वे दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल को क्या कर लिया है ये बताना है। ऑप्शन है समायोजित, अनुकूलित, समोचितता या फिर अंगीकार। तो इसमें जो सीता है जब उसे दाल चावल दिए जाते हैं तो वो हाथ से उसे मिलाकर खाने लगती है। तो उसने अपने स्कीमा में दाल चावल को क्या कर लिया है, दाल चावल को अपने स्कीमा में अनुकूलित कर लिया है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड, अनुकूलित, क्योंकि उसने जो उसका पुराना स्कीमा था उसी में नई जानकारी को जोड़ लिया, इसी वजह से इसका आंसर हुआ अनुकूलित। अगर वो नया स्कीमा बनाती या पुराने स्कीमा को ठीक करती तब उसका आंसर क्या होता, उसका आंसर होता तब समायोजित। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि अनुकूलित। तो यहाँ आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।